जय हिंद। मैं राजीव जायसवाल धैर्य कोचिंग संस्थान पे आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पॉलिटी के लेक्चर सीरीज़ में आज फिर से संविधान के पार्ट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले लेक्चर में हम संविधान के पार्ट 1 से लेके पार्ट 4A तक हमने डिस्कशन किया था, जिसमें हमने देखा था कि पार्ट 1 संघ के बारे में बात करता है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बात करता है। पार्ट 2 नागरिकता की बात करता है। पार्ट 3 मौलिक अधिकारों की बात करता है। पार्ट 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करता है और पार्ट 4A मौलिक कर्तव्यों की बात करता है। आज के लेक्चर में हम लोग संविधान के पार्ट 5 से लेके पार्ट 10 तक डिस्कशन करेंगे और पार्ट 5 से लेके पार्ट 10 तक एक यूनिट कही जा सकती है, क्योंकि इसमें प्रशासन से संबंधित प्रावधानों को रखा गया है और ये संविधान का मेन बॉडी है, क्योंकि जितने भी प्रशासनिक संस्थाओं का निर्माण किया जाता है या निर्माण करने की व्यवस्था संविधान में की गई है, अधिकांश की व्यवस्था इसी पार्ट के अंतर्गत आए हुए अनुच्छेदों के बीच में किया गया है। तो आइए देखते हैं कि पार्ट 5 से लेके पार्ट 10 तक हम कैसे याद कर सकते हैं और उसमें क्या क्या कंटेंट दिए गए हैं। तो पार्ट 5 बात करता है यूनियन गवर्नमेंट, यानी संघ का शासन, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे फॉर्म्ड की जाएगी, प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे किया जाएगा, देश का प्रशासन किसके नाम पर चलाया जाएगा। ये सारी व्यवस्थाएं हमारे पार्ट 5 में आती है, जिसको हम यूनियन गवर्नमेंट या संघ का शासन कहते हैं। तो पार्ट 5 सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं, एक जो सबसे बड़ी व्यवस्था है हम उसकी बात कर रहे हैं पार्ट 5 में, यानी यूनियन गवर्नमेंट की। अब उसके बाद हम अगर नीचे आते हैं संघ से, तो हमारे राज्य आते हैं। तो पार्ट 6 में हम बात करेंगे द स्टेट गवर्नमेंट, यानी राज्य का शासन कैसे चलाया जाएगा। सामान्यतः हम यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, यानी जिस तरह की व्यवस्था हमने संघ में कर रखा है, सेम उसी तरह की व्यवस्थाओं को हमने राज्यों में भी लागू करने की कोशिश किया है। जैसे हमारे यहाँ संघ में लोकसभा और राज्यसभा नाम की पार्लियामेंट के 2 हाउसेज हैं, उसी तरह राज्यों में भी विधानसभा और विधान परिषद नाम की 2 हाउसेज हैं। लेकिन कुछ राज्यों में विधान परिषद की स्थापना नहीं की गई है, केवल विधान सभाएँ ही होती हैं। तो उसी तरह से अगर हम सेंट्रल की ओर देखें, तो सेंट्रल में जितने भी काम हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, प्रेसिडेंट के नाम से होते हैं, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो या लेजिस्लेटिव हो, दोनों का हेड राष्ट्रपति होता है। सेम उसी प्रकार से जब हम स्टेट में आते हैं, तो स्टेट का एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों डिसीजन राज्य के राज्यपाल के द्वारा लिया जाता है। तो अगर हम जब संघ की बात कर लिए, राज्य की बात कर लिए, तो उसके नीचे कुछ स्पेशल प्रावधान किए गए थे, जिसको हम भाग ख के अंतर्गत स्थापित राज्यों की बात करते हैं, और इस भाग 7 में इसको रखा गया था। और भाग 7 को 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से डिलीट कर दिया गया। देखिए, तो सबसे पहले हमने संघ की बात किया भाग 5 में, इसके बाद हमने राज्यों के प्रशासन की बात किया भाग 6 में, और भाग 7 में कुछ स्पेशल स्टेट्स की व्यवस्था की गई थी, जिसको हमने 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत, यानी 7वें संवैधानिक संशोधन के तहत 1956 में डिलीट कर दिया था, क्योंकि 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया था और भाग बी के अंतर्गत रखे गए राज्यों को हटा दिया गया था। ठीक है। 7th के बाद अब भाग जो 8 है, हमने उसमें यूनियन टेरिटरीज, यानी संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कैसे चलाया जाएगा, इसकी हमने व्यवस्था किया था भाग 8 में। तो 5th, 6th, 7th, 8th ये तीनों में एक क्रम से व्यवस्थाएं की गई है। 5th में हो गया सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन या सेंट्रल गवर्नमेंट, 6th में हो गया आपका स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन या स्टेट गवर्नमेंट, 7th को हमने डिलीट कर रखा है, और 8th में हो गया जो यूनियन टेरिटरी है या जो केंद्र शासित या संघ राज्य क्षेत्र हैं, उनके प्रशासन के बाद हमने भाग 8 में किया। इसके बाद हमने डिसेंट्रलाइजेशन की जो व्यवस्थाएं ले आई, उसको हमने भाग 9 में रखा है। यानी पार्ट 9 कहता है
द पंचायत की व्यवस्था हमारे पार्ट 9 में है और ये भी इम्पॉर्टेंट है, बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। और पार्ट 9 में ही हम 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 9A जोड़े। और पार्ट 9A म्यूनिसिपैलिटीज़ की बात करता है, जिसको हम नगर पालिकाएँ कहते हैं। तो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमने जो डिसेंट्रलाइजेशन किया, तो शहरी क्षेत्रों के लिए हमने नगर पालिकाएँ बनाई और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पंचायतों का गठन किया गया। और इसका एक यूनिट के तौर पे प्लानिंग हम जिले स्तर पर करते हैं। और इसी पार्ट 9 में पार्ट 9B भी जोड़ा गया, जिसको कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से हम जानते हैं। अगर हम पार्ट 9B की बात करें तो पार्ट 9B 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 2011 में जोड़ा गया था, जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी की व्यवस्था की गई। कोऑपरेटिव सोसाइटी की व्यवस्था हमारे पार्ट 9B में है। बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स होते हैं या जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बातें होती हैं, वही एग्जामिनर को क्लिक करती हैं, वही एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि पार्ट 4 में पार्ट 4A और पार्ट 14 यानी भाग 14 में 14A 42वें संवैधानिक संशोधन से जोड़ा गया था। पार्ट 9 में पार्ट 9A 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया है। और पार्ट 9 में पार्ट 9B 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 2011 में जोड़ा गया है। ये सभी बातों को आप याद रखिएगा। इस प्रकार अगर हम पार्ट 10 की बात करें तो शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज़ की बात, यानी अनुसूचित जनजाति क्षेत्र की व्यवस्थाएं जो है वो पार्ट 10 में है। तो आपने देखा होगा कि पार्ट 5 से लेके पार्ट 10 तक एक यूनिफॉर्मिटी है, एक तरह की बातें की गई है जो कि एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन से मुख्य रूप से संबंधित है। तो एक बार हम इसे फिर से रिवाइज करते हैं। पार्ट 5 संघ का प्रशासन या संघ की व्यवस्थाएं। पार्ट 6 राज्य की व्यवस्थाएं या राज्य का प्रशासन। पार्ट 7 डिलीट कर दिया गया है और उसको डिलीट किया गया था 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1956 यानी 1956 में। पार्ट 8 जो है वो यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेशन की व्यवस्था करता है। पार्ट 9 जो है वो पंचायत की व्यवस्था करता है। पार्ट 9A जो कि 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया, वो म्यूनिसिपैलिटी या नगर पालिका की व्यवस्था करता है। और पार्ट 9B जिसको हम कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं, इसकी व्यवस्था 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 2011 में की गई थी। इसके बाद शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज़ के एडमिनिस्ट्रेशन हमने पार्ट 10 में रख रखा है। तो हमने पार्ट 5 से लेके पार्ट 10 तक इस लेक्चर में हमने डिस्कशन किया। इससे पहले के लेक्चर में हमने पार्ट 1 से लेके पार्ट 4A तक डिस्कशन किया था। आशा है आपको हमारा ये छोटा सा प्रयास पसंद आ रहा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा और हमारे चैनल धैर्य कोचिंग संस्थान से जुड़िए। आप हमारे ऑफलाइन बैच से भी जुड़ सकते हैं। जय हिंद।